Hello, good afternoon, sir. Hello, Ronak, sir. Ma'am, you can start. I have made co-host. Oh, okay, sir. Okay, sir. You participate. Can I start my class? Yes, please. Yeah, wait. Okay, okay, sir. Good afternoon, everybody. Today we are continuing our class carpentry tools. Okay. Yesterday कल हमने carpentry tools के regarding पढ़ा था कि carpentry tools क्या होते हैं. Now we are continuing our class carpentry. Now, I hope कि everybody come in the class. So I want to share my screen with you. Wait for some time, please. yesterday हमने जो है कारपेंट्री टूल्स के रिगार्डिंग पढ़ा था कि कारपेंट्री टूल्स क्या होते हैं, कौन से टूल्स इंपॉर्टेंस होते हैं, और सॉरी नॉट टूल्स, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था कि कारपेंट्री जॉइंट्स में कौन से जॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि वो जो जॉइंट्स जो हम मैनुअल बनाते हैं, कुछ तो मशीन से जॉइंट्स बनते हैं, बट कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो मैनुअल जॉइंट्स बनते हैं. तो उन मैनुअल जॉइंट्स के लिए हमें टूल्स इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टूल्स, जैसा कि आप सभी को पता है. तो हमें पता होना चाहिए कौन से टूल्स का क्या यूज है कारपेंट्री जॉइंट्स बनाने के लिए. एंड नॉट ओनली द जॉइंट्स, कारपेंट्री वर्क करने के लिए ये सारे टूल्स यूज होते हैं, मेजरमेंट करने के लिए, उनको कटिंग करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए, एटसेट्रा. नाउ tools क्या, an introduction to the most common workshop tool. जो tools हैं ये workshop का most important part है. The design and technology workshop contains many types of hand tools for many different tasks. बहुत सारे टास्क होते हैं हमें करने के लिए वर्कशॉप में, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे टूल्स भी होते हैं जो हमारे वर्कशॉप में अवेलेबल होते हैं. Below is the just a selection of the most common ones that you will be used with the schools workshop. ये जो आपको यहाँ पर जो tools दिखाए जा रहे हैं, ये जो आपको मैं अभी आपको समझाऊंगी tools, ये tools जो है just for the introduction है आपका, कुछ selected tools है. Okay, मैं सारे टूल्स आपको यहाँ नहीं दिखा सकती. ओके, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टूल्स है जिनका मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है. तो दैट्स व्हाई सिलेक्टेड टूल्स को जो हम वर्कशॉप पे भी, यानी कि इंस्टीट्यूट वर्कशॉप में भी वी कैन इजीली यूज दैट. I have included a quick explanation to the tools for more information. Okay, तो हम इसको जो है देख लेते हैं. टूल्स क्या है? कोपिंग सॉ. आप देख रहे हैं ये हमारा कोपिंग सॉ है. इसका यूज क्या होता है? यूज फॉर कटिंग कर्व शेप इन द वुड और प्लास्टिक. वुड और प्लास्टिक में हम कर्व शेप होती है उसको देने के लिए इसको यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Coping saw are used for the cutting different types of wood or plastic. They are very good at cutting curve shapes in wood or plastic. You can also use an electric jigsaw to cut curves. प्रेजेंट टाइम में एक इलेक्ट्रिकल जिगसॉ जो है कटिंग टूल आ रहा है. ये हैंड, वो भी हैंड टूल है, वो इलेक्ट्रिकल चलता है. ये हमें मैनुअली चलाना पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रिकली हमें प्लग इन करना पड़ता है और उसको एज पर द रिक्वायर्ड डिजाइन जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिगसॉ जो टूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम राउंड कटिंग भी कर सकते हैं. बहुत
अच्छा वो टूल होता है जो फास्ट वर्क करने के लिए। इस टूल के साथ में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला टूल है, तो इट इज क्लियर कि वो थोड़ा फास्ट काम करेगा। ओके, coping saw can be tricky to use, need to keep the saw in a horizontal position for it to the cut correctly. Coping saw blades can be easily broken if used incorrectly. इनके जो blades होते हैं वो टूट जाते हैं अगर इनको हम सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। You can replace the blade by unscrewing the handle of the screw. ये screw के through ये इसमें लगा होता है ये blade. You can easily change the blades. आप blades easily change कर सकते हैं। Tri square क्या होता है? What is the use of tri square? इसकी मैंने इसको निकाला, आपके देखिए tri square. The woodworker tri square is used for the marking straight lines on wood. ये जो wood पे हम marking करते हैं, okay? जो भी हम वुड का जो भी हमें मटेरियल, हमें इस फर्नीचर बनाना होता है, तो उस फर्नीचर में हमें मार्किंग करनी होती है, तो वहां पर ये ट्राई स्क्वायर यूज होता है। ये स्ट्रेट लाइंस देता है वुड के ऊपर और मार्किंग देता है। इज इट क्लियर? The tri-square is pushed against a straight edge of the wood, and marking knife or pencil is used to cut a straight lines across the wood. The tri-square has a brass face plate which is added to its top. The metal section attached to the straw or handle is called the blade. इसका जो metal का होता है, इसी में एक blade लगा होता है जिसके थ्रू उसमें मार्किंग होती है। ओके, टेनन सॉ क्या होता है? आप देखिए ये टेनन सॉ है। टेनन सॉ क्या होता है? यूज फॉर कटिंग मोटाइज एंड टेनन जॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइंस ऑन वुड। ये जो हमारे कल मैंने आपको जॉइंट्स बताए थे, टेनन और मोटाइज जॉइंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज होता है, और स्ट्रेट लाइंस को कट करने के लिए ये यूज होता है। वर्क क्या है इसका? द टेनन सॉ इज क्वाइट हैवी, थोड़ा सा हैवी होता है। दिस वेट ऑफ द सॉ एज वेल एज द फॉरवर्ड कटिंग मोशन enables the saw to cut relatively easy. The tenon saw is a type of back saw. This is because it has a steel or brass back to the saw. The tenon saw is generally used for cutting mortise and tenon joints. The tenon saw is good at cutting straight line in wood. Wood पे straight line को cut करने के लिए बहुत ही useful object है ये। Object यानी कि tool है ये। Chisel क्या होता है? Chisel का purpose क्या है? Used for the carving or shaping wood. ये चीजल, वुडन चीजल, देखिए चीजल अलग अलग होती है, मेटल चीजल भी होती है, वुड चीजल भी होती है, बहुत तरह की चीजल्स होती हैं आपको वर्क करने के लिए। तो ये जो वुडन चीजल होती है, ये आपको जो कार्विंग करनी होती है मैनुअली, आपने देखा होगा जो कार्विंग वर्क जो पहले काफी चलता था, अभी भी वापस लौट के वो ट्रेंड आ रहा है फैशन में। इज इट क्लियर? तो उसमें शेप्स देने के लिए और कार्विंग देने के लिए चीजल का बहुत यूजफुल। विदाउट चीजल कार्विंग उस पे की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि कार्विंग मैनुअली होती है। A chisel is used to remove the wood by carving. A chisel has a shaped cutting and made of metal and wood handle. ये metal की बनी होती है और इसका handle wood का होता है। The chisel is pushed into the wood using a mallet to gain force. Chisel are named by the shape of the chisel. The main type are bevel, firmer and paring. ये chisels जो है, ये इनके तीन तरह की चीजल जो बाय नेम जानी जाती है, एक तो बेवल चीजल होती है, फॉर्मर चीजल होती है एंड पेयरिंग चीजल होती है। इन सभी चीजल्स का यूज होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्क एंड और टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, फाइल क्या होता है? ये यूज टू स्मूथ रफ और शार्प एजेस फ्रॉम मेटल और वुड। ये जो आपके जो जब आप वर्क करते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट मींस की फर्नीचर बनाते हैं, कोई भी एजेस जो उनके शार्प होते हैं, उन एजेस को स्मूथ करने के लिए ये यूज होता है, चाहे वो मेटल का हो चाहे वो वुड का हो। इज इट क्लियर? हैंड फाइल्स, ये जो फाइल है इसको हैंड फाइल भी बोलते हैं। हैंड फाइल्स आर यूज्ड टू स्मूथ रफ और शार्प एजेस ऑफ मटेरियल। किसी भी तरह का मटेरियल हो, चाहे वो मेटल हो चाहे वो वुड हो, उनको स्मूथ, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, उनके जो फाइल्स होते हैं, उनको एजेस को स्मूथ करने के लिए ये यूज किया जाता है। फाइल्स कैन बी यूज्ड टू स्मूथ मेटल और वुड। फाइल्स आर मेड फ्रॉम द हाई कार्बन स्टील सो दैट दे आर tougher at the material that they are filing. Hand files are held within the hand and are pushed flat to surface on the material. मतलब इसको यूज जब किया जाता है, इसको रब किया जाता है उसके ऊपर, तो उस सरफेस के ऊपर जब किया जाता है ऑटोमेटिकली इसमें जो
जब जितना आप उसको रब करेंगे उतना ज्यादा वो स्मूथ कॉर्नर स्मूथ होगा। द फाइल इज देन पुशिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू स्मूथ द मटेरियल, मतलब आगे और उसको स्मूथ ये है दोनों हाथों को यूज करके। क्योंकि कारपेंटरी के स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो इसको यूज करना चाहते हैं तो उनको पता होगा कि किस तरीके से आप बैक एंड फॉरवर्ड को यूज करके हम इसमें जो एजेस होते हैं उनको स्मूथ करते हैं। आप इसकी शेप से ही देख रहे हैं, हम एक हाथ से यहाँ पकड़ते हैं और बाकी यहाँ पर एक से सपोर्ट देते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं और स्मूथ द शेप कॉर्नर्स, स्पेशली फॉर द कॉर्नर्स। क्लैंप्स क्या होते हैं अब आप देखिए। क्लैंप जो है ये इसका यूज होता है सिक्योरिंग द वर्क। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आपने जो भी प्लैंक या फुटबोर्ड है या एनीथिंग एल्स है, उनको टाइट करने के लिए स्क्रूइंग के थ्रू उसको शेप यूज किया जाता है। अगर आप किसी प्लैंक या बोर्ड को लॉग को कट कर रहे हैं तो ये उसको यूज किया, उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। क्लैंप आर द indispensable within the workshop or the holding the screwing work। ये जो आप देख रहे हैं इसका ये स्क्रू है, ओके। यहाँ पर कोई भी चीज को आप, ये मोटा भी हो सकता है, इसकी एक विड्थ होती है आपकी क्लैंप की, आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो 5 बाई 5 सेंटीमीटर का अगर आप लॉग ले रहे हैं या फिर उससे ज्यादा ले रहे हैं या आप कम का ले रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं या 3 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, तो एडजस्टेबल विद द स्क्रू, आप इसके थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कर लीजिए। They are available in many sizes, ये बहुत साइजेस में मिलते हैं as per your requirement। आपकी लैब में अवेलेबल होगा ये वर्कशॉप में, सॉरी। They are available in many sizes and are used for securing work for the surface of a bench. They are also used to hold wood together while the glue is drying। और इसको अगर हम किसी जॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं तो उसमें अगर हमने ग्लू वगैरह लगा रखा है तो इस पे होल्ड इजिली हम इस पे टाइट करके उसको होल्ड करके ड्राई कर सकते हैं, बहुत एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। स्टील रूल क्या होता है, ये जो यूज किया जाता है मेजरिंग एंड मार्किंग आउट पर। स्टील रूल हम यूज क्यों करते हैं, हम प्लास्टिक रूल क्यों नहीं यूज करते हैं कारपेंट्री में, क्योंकि स्टील रूल में आप मार्किंग करेंगे या जो भी करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें आपकी साइजेस भी होते हैं, फिट में भी होता है, ये सेंटीमीटर मीटर में भी होता है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट ये कंफर्टेबल होता है फॉर मेजरिंग के लिए। इसमें ये टूटता नहीं है जल्दी और बहुत यूजेबल और फ्लेक्सिबल होता है। स्टील रूल्स आर मोर एक्यूरेट देन द प्लास्टिक रूलर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक रूलर से ज्यादा ड्यूरेबल ये होता है स्टील स्केल आपका। स्टील रूल्स यानी कि स्केल से है। स्टील रूल्स मेजरमेंट स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द रूल, अनलाइक प्लास्टिक रूलर्स whose measurement start around half a centimeter from the beginning। ओके ये और इसका स्टील रूलर और प्लास्टिक रूलर में एक डिफरेंस है। जब आप प्लास्टिक रूलर को यूज करेंगे तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक रूलर में जब आपका आप मेजरमेंट करते हैं तो वो 1/2 सेंटीमीटर बिफोर यूज स्टार्ट हो जाता है, तो आपका वो 30 सेंटीमीटर की जगह 13.5 सेंटीमीटर होता है। जबकि आपकी स्टील की स्केल जो होती है वो एग्जैक्ट मार्किंग होती है। क्या होता है, कभी कभी हम काम करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है तो हम आधा सेंटीमीटर कब इंक्लूड कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमने तो कॉर्नर लिया है, हमने उसका एज लिया है उसको कट करने के लिए, बट क्या होता है कि हमने उसको मेजर कर लिया, बाद में आके डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट स्टील स्केल में ऐसा नहीं होता है, ये एक्यूरेट आपको जो भी मेजरमेंट होते हैं वो आपको अगर बाय गलती से भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी व्हेन जब आप स्टील रूलर यूज करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ पिलर ड्रिल क्या होता है, ओके जैसे ये फिगर से आप समझ रहे होंगे। यूज टू ड्रिल लार्जर पीसेस ऑफ द मटेरियल क्विकली एंड इजीली। जो आपके लार्जर पीसेस होते हैं, ओके उन पे ड्रिलिंग करने के लिए, इसको फास्ट और जल्दी करने के लिए इस टूल्स का हम यूज करते हैं। ये जो कारपेंट्री की वर्कशॉप्स है ना, हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में या आपके वर्कशॉप में, स्कूल के जो वर्कशॉप्स हैं, इंस्टीट्यूट ही कहूंगी क्योंकि यू आर द ट्रेनिंग, आप ट्रेनीज हैं तो आपके वर्कशॉप में हो सकता है अवेलेबल है स्पेशली फॉर द कारपेंट्री, और ये भी हो सकता है अवेलेबल ना हो। बट जहां पर ये अगर आपने इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह आप करेंगे तो जहां पर वर्कशॉप्स हैं स्पेशली कारपेंट्री की, जहाँ पर फर्नीचर मेड अप होता है, वहां पर आपको ये सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके pillar drill is a fixed drill that is mounted or fixed to the floor, so it cannot be pushed over। ये फ्लोर पे फिक्स कर दी जाती है। इट कैन ड्रिल लार्जर पीसेस ऑफ मटेरियल क्विकली एंड इजीली। बहुत जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिन पे फर्नीचर पे हम काम करते हैं
उसमें ड्रिल करने के लिए, लार्जर पीसेस में ड्रिल करने के लिए और जल्दी काम करने के लिए हम इस मशीन का टूल का यूज करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ बेस, अ पिलर, a table and a drill head. The drill table can be adjusted vertical and it moves up and down depending on the what you are drilling. ये जो है ये मूवमेंट होता है अप एंड डाउन में कि आप ड्रिलिंग किस में करना चाह रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। A pillar drill can only drill down in 90 degree. Unlike a hand drill, ये 90 degree पे drill करता है। Okay. However, it is very stable and it is relatively safe as you can clamp your work to the table. आप इसको easily install कर सकते हैं टेबल के ऊपर भी, फ्लोर मतलब फ्लैट सरफेस चाहिए इसको। आपके हैवी वर्किंग टेबल्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, वहां पर भी इसको फिक्स करके और इसको यूज किया जा सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है प्रेस सॉ। प्रेस सॉ क्या होता है? इसका यूज करते हैं कट कर्व्स इन मटेरियल। आपके जो भी मटेरियल बन रहे हैं उस पे कर्व्स को कट करने के लिए यूज करते हैं। The fat saw is used to cut wood and plastic. It can cut curves like a coping saw. The best fit saws are manufactured by a company called Hanger. In Germany, fast saw blade vibrate up and down to create a cutting motion. When you use a fast saw, you should always use goggles. You should also not force the material when cutting, as the blade can be easily broken. ये देखिए, आप ये मशीन है, इसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ये कटिंग हो रही है, आपको ये मटेरियल को पुश करने की जरूरत नहीं, ये फिक्स हो जाता है इसके ऊपर और इसके थ्रू इसमें इजिली जो भी आप सेट करेंगे तो उसमें कर्व वगैरह जो भी आप देंगे वो हमारे इजिली होल हो जाते हैं। अगर आप बोर्ड को प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है ब्लेड भी टूट जाए। देखिए, ये आपको प्रैक्टिकल में यहाँ नहीं दिखा सकती, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि ये क्या चीज है और इसका यूज क्या है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो हमारे हो गए टूल्स। जो मोस्ट कॉमन यूजफुल जो टूल्स है जो हमारे यूज होते हैं कारपेंट्री जॉइंट्स के लिए। कारपेंट्री जॉइंट्स जो है हमारे फर्नीचर में भी यूज होते हैं, डोर्स में भी यूज होते हैं, हमारे विंडोज में भी यूज होते हैं, वुडन वेंटिलेटर्स में भी यूज होते हैं। एनीथिंग एल्स जहां पर वुड वर्क होता है, एनीवेयर जहां पर भी आपका वुड वर्क होगा वहां पर आपके जो है ये जॉइंट्स यूज होंगे। इज इट क्लियर? तो नाउ अब वुड जॉइंट्स जो मैंने कल आपको बताए थे कि आपको कल तो मैंने पिक्चर्स दिखाए थे, ओके, यानी कि फिक्स इमेजेस दिखाई, पिक्चर्स लाइक मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी कि आपका ये ऐसे होता है ना। हम आप लोग अपने शीट पे भी बनाते हैं, ऑटोकेड की ड्राइंग पे भी बनाएंगे। मैं ऑटोकेड का जो ड्राइंग पे जो शीट्स बनेंगी आपकी वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। जब भी मैं नेक्स्ट सेशन आपका लूंगी तब मैं हाउ टू ड्रॉ दीज जॉइंट्स इन विद द हेल्प ऑफ ऑटोकेड सॉफ्टवेयर I will tell you, okay, but today not possible। आज मैं आपको जो है जॉइंट्स जो हमारे मैनुअली हम बनाते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। ओके, नाउ जो मैंने आपको कल बताया था कि जो वुड जॉइंट्स में बट जॉइंट्स होते हैं तो वो कैसे है। There are many wood joints available to make joints are used to build strength and to protect. The joints below are the joints that are commonly used in the schools. Note that the glue is used these joints together. बट जॉइंट्स जो होते हैं मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सिंपल जॉइंट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, कॉर्नर्स टू कॉर्नर जो होते हैं यूज करना होता है। ये सिंपल जॉइंट है बट इट इज आल्सो वेरी वीक, ये थोड़ा वीक भी होता है क्योंकि ये ग्लू और नेल्स के थ्रू लगा होता है। दे टेंड टू बी यूज्ड इन मेकिंग पिक्चर फ्रेम। कॉर्नर पीसेस एंड नेल्स आर ऑफन यूज्ड टू स्ट्रेंथन द जॉइंट। आप देख रहे हैं एक ये पीस है, इसकी लेंथ एंड विड्थ इक्वल है और इसको कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट कर दिया। इज इट क्लियर? ये नेल्स और ग्लू के थ्रू लगता है। ये सबसे सिंपल जॉइंट है और सबसे वीकर जॉइंट है, ये कभी भी रिमूव हो जाता है, मतलब वेट डालने से। ओके, समटाइम तो चलेगा आपका, ऐसा नहीं कि आज बनाया और कल टूटा, ऐसा नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम इट इज अ वीकर, ये आप ड्यूरेबल नहीं होता है। यहाँ पर बताने का पर्पस सिर्फ इतना ही है। Miter joint क्या होते हैं? Miter joints are often used to produce corner or picture frame and boxes. The miter needs to be cut at 45-degree angles. This is often used in a miter saw that can use a many different angles. आपको देखने में माइटर जॉइंट और बट जॉइंट एक ही लगेगा अगर आप बाहर से देखेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। माइटर जॉइंट 45 डिग्री के एंगल पे कट होता है और दो एजेस को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ओके, आप ये जॉइंट देख रहे हैं, इस पे डिफरेंसेस आप इस चीज को देखिए। ओके, आप देख रहे हैं, अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे, अगर आप इसका प्लान बनाएंगे
बट जॉइंट और माइटर जॉइंट का। तो चेंज आपको सिर्फ ये चेंज दिखाई देगा। आप सिर्फ इस जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो ज्वाइन हो चल, मैं माउस के थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसमें जो है आप सिर्फ इस प्लान में आप इस ज्वाइन के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं। आपको अगर समझाया जाएगा, आपसे अगर पूछा जाता है, मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको फिगर दे दिया है और आपका दे दिया है कि बट ज्वाइन कौन सा होता है, तो आपको अगर पता है कि बट ज्वाइन का प्लान कैसा होता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट और आप अपना आंसर दे सकते हैं। इज इट क्लियर? माइटर ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट, माइटर ज्वाइंट जो होता है 45 डिग्री एंगल पे होता है और बट ज्वाइंट जो होता है वो स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री एंगल पर ज्वाइन हो जाता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट होता है हॉल्विंग जॉइंट। देयर आर मेनी वर्जन ऑफ द हॉल्विंग जॉइंट, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं हॉल्विंग जॉइंट्स के। जैसा मैंने आपको बताया था, ये ब्राइडल जॉइंट का ही एक पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग हाफ ऑफ द वुड फ्रॉम द ईच पीस यूजिंग अ सॉ चीजल। दिस जॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द विद द डॉबल। ये जो है डॉबल जो मैंने आपको का जॉइंट बताया था उसी की एक स्ट्रेंथ है। अब देखिए आपके जो लॉग है, मतलब जो आपका प्लैंक कहिए या वुड बोर्ड कहिए, जो भी आपका जो बोर्ड जिस पे भी आप ये बना रहे हैं, जो पीस लिया वुडन पीस जो आपने लिया हुआ है, मान लीजिए वो आपकी 5 बाई 5 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? अब आपको ये हेल्विंग जॉइंट बनाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इक्वल दोनों पार्ट्स में इक्वल मार्किंग करेंगे और अपोजिट सेक्शन को कट करेंगे। यानी कि आप इसमें 2.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर का कट करके इसकी विड्थ जो होगी आपकी 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अगर 5 बाई 5 भी है तो कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि जब वो जॉइंट्स होते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं, तो इक्वल दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा और ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? मोटाइज एंड टेनन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये क्या होता है कि एक जो पीस होता है वो स्ट्रेट पीस, दोनों ही स्ट्रेट पीस होते हैं। ये सेंटर में एक मोटाइज होता है, मोटाइज यानी कि एक होल होता है जिसमें ये टेनन कटता है। ओके, टेनन की कल मैंने आपको शोल्डर्स बताए थे, इसका आपको मैंने बताया ये जो होते हैं, ये पीस जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, इसको शोल्डर कहते हैं और इसको रूट कहते हैं, क्योंकि ये टेनन की रूट है। ये जुड़ा तो ये यहीं से है ना, तो दैट्स इट इज द रूट। ये यहाँ पे इसको रूट कहते हैं, ये शोल्डर्स होते हैं और ये हमारा मोटाइज है, ये हमारा इंसर्ट हो जाता है हमारा मोटाइज में। तो ये हमारा टेनन मोटाइज, ये लेंथ जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको लेंथ देता है, विड्थ भी देता है एज पर रिक्वायरमेंट। आप जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन करेंगे। ओके, नाउ डबल ज्वाइंट क्या है? डबल ज्वाइंट में है, दिस ज्वाइंट इज क्वाइट इजी टू मेक, इट कंसिस्ट ऑफ ड्रिलिंग एक्यूरेट होल्स। मैंने आपको बताया था कि डबल ज्वाइंट जो होता है ये एक ऐसा ज्वाइंट है जो मशीन के थ्रू बनता है, क्योंकि इसमें ये जो राउंड्स फिगर होते हैं मशीन के थ्रू एक्यूरेट होता है। हैंड से बनाने में बहुत टाइम लगेगा और एक्यूरेट दोनों पॉइंट्स को एक्यूरेट करने में टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ओनली दैट दिस डबल ज्वाइंट्स आर मेड फ्रॉम द मशीन। ये फिक्स होता है, ये दोनों सेक्शंस होते हैं आपका। ये इसमें जो अपोजिट जो आपका वुड पीस होगा उसमें होल होगा सेम, इसको जो टेनन मोटाइज के अकॉर्डिंग, बट इसमें जैसा कि उसमें होता है मोटाइज करके, इसमें डबल में विद इन द इंडस्ट्री ऑफ द ओपन। ये इंडस्ट्रीज वगैरह में जो हमारे बड़े बड़े फर्नीचर्स होते हैं उनके लिए इनको यूज। क्लियर? लैप जॉइंट मैंने आपको बताया था, लैप जॉइंट की ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। The joint is only straight stronger than the butt joint। butt joint की तरह ही होता है बट ये स्ट्रेट होता है। ये लैप जॉइंट की होती है क्योंकि ये ओवरलैपिंग करता है। आपका दो पीस है, तो आप ये देख रहे हैं, आप ये ऊपर में देखिए, आप ये इसको 5 या अगर आपका 2 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर है या 5 बाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको इक्वल, अगर आप ये 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रख रहे हैं और ये 5 सेंटीमीटर, तो 1 इंच आपका 1 सेंटीमीटर आपका ये कट होगा और इसी में आपका 1 सेंटीमीटर ये जो है इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ ये जो इसकी विड्थ है ये इसमें जाकर और ये लैप ओवरलैपिंग आ जाएगा और ऊपर से आपका जो फाइनल जो होगा, यानी कि एक ही पीस में आपकी लैपिंग होगी, उसको ओवरलैपिंग देना है। तो ओवरलैपिंग देने के लिए इसको कट करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? आप जब मैन्युअली जब बनाएंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में आपका इजिली बन जाएगा। प्लान और एलिवेशन, तो देखिए एलिवेशन बनेगा तो साइड में आपका ये वाला पिक आएगा और प्लान बनेगा तो ये जो टॉप व्यू दिखाई दे रहा है आपका ये प्लान बनेगा। और जब आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, फर्नीचर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं इनका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने पर ही आपको सारी चीजें क्लियर होती है। ओके, तो ये हमारा फिगर होगा कि फाइनल जो लैप जॉइंट का जो पिक्चर है वो लाइक दिस, इस तरह का पिक्चर है। ओके, नाउ हाउसिंग जॉइंट क्या है? हाउसिंग जॉइंट जो है वो हमारा है, this is just a simple slot cut into one piece of the wood to increase the glue area। अभी देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका हाउसिंग जॉइंट है वन पीस, आपका ओवरलैपिंग में तो आपका
कॉर्नर से कट हो रहा है, इज इट क्लियर? और आपका हाउस होल्ड में क्या है, जो आपकी कटिंग हो रही है वो एल शेप में कटिंग ना हो के सी शेप में कटिंग हो रही है, इज इट क्लियर? आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन और प्रोडक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट आप क्या क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट से मतलब है कि आप क्या आइटम बना रहे हैं, उसमें आपका जो ये हाउसिंग जॉइंट यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये कट है, ये सी शेप, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगी तो मैं आपको कहूंगी कॉर्नर से एल शेप में कट करके ऊपर से दूसरा पीस सेम विदाउट कटिंग, आपको जो कॉर्नर एस से उसको फिक्स कर देते हैं वो लैप जॉइंट है। और आपका जो हाउसिंग जॉइंट है, आपके जो आपका वुडन का जो पीस है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसका थोड़े सेंटर में या साइड में आप ले सकते हैं इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट। उस पे सी शेप में जो कट होगा आपके, जितना भी उसकी ब्रेड्थ है, मान लीजिए 2 इंच अगर ब्रेड्थ है तो 1 इंच का कट लगेगा, इज इट क्लियर? और जो अनदर पीस है यानी कि अनदर यानी कि दूसरा पीस है वो उस पीस में फिक्स हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस होगी उस थिकनेस के अकॉर्डिंग वो उसमें फिक्स हो जाएगा, इज इट क्लियर? आई होप इज इट क्लियर? अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क मी आफ्टर द लेक्चर। फिंगर जॉइंट आपको बताया था, ये देखिए डबटेल जॉइंट और फिंगर जॉइंट में मैंने आपको कल भी डिफरेंसेस बताए थे, अगेन आज मैं रिपीट कर देती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिंगर जॉइंट। डबटेल जॉइंट हमारे हमेशा हमारा जो होता है वो स्लैंटिंग में होता है, स्लैंटिंग इन द सेंस कि थोड़ा सा स्लैंटिंग यानी कि 1 इंच वो बनता है, और ये हमारी ये कटिंग हमारी स्ट्रेट होती है, ओके, ये स्ट्रेट फिक्स हो जाता है। यानी कि जब हम जो डबटेल जो जॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, उसकी फिक्सिंग को हम रिमूव नहीं कर सकते विदाउट हेल्पिंग द टूल्स, ओके, बट इनको हम रिमूव कर सकते हैं, इज इट क्लियर? तो फिंगर जॉइंट, ये स्ट्रेट फिंगर्स जो होती है इसको फिंगर जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो ये एजेस है ये स्ट्रेट है, और उसमें जो हमारा डबटेल होता है उसमें मैंने आपको बताया था सॉफ्ट वुड में 1:6 का रेशियो होता है और हार्ड वुड में 1:8 का रेशियो होता है, इज इट क्लियर? रिमाइंडर अगर आपने लिया होगा तो आप देख सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आप ये देखिए, अब हमारी जॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, अगर हम इनको मैनुअली ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से होता है कि अब इनमें जो नेल्स लगते हैं, कल भी मैं आपको इस चीज को बता चुकी हूँ बट अगेन आज मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगी ताकि आपको ये बाय हर्ट ये चीजें याद हो जाए। देखिए जॉइंट्स एक ऐसी चीजें हैं कि अगर आप फर्नीचर, अगर आप मान लीजिए आज आप इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं या कारपेंटरी का सिलेबस जो आप ट्रेड से है स्टूडेंट है या आर्किटेक्चर में है या सिविल में है, एनीथिंग एल्स, सिविल में है तो आप कंस्ट्रक्शन में जाना पसंद है, बट फिर भी हो सकता है कि आपको फर्नीचर की फील्ड में जाना अच्छा लगे, इज इट क्लियर? तो अगर आप फर्नीचर की फील्ड में जा रहे हैं तो इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ द टूल्स, अगर आपको कारपेंटरी जॉइंट्स एंड टूल्स एंड वुड की अगर अच्छी नॉलेज है तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप यूं ही नहीं, आप किसी भी पैशन को आप ले सकते हैं, ओके? आपकी इसमें स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्किल इन द सेंस कि नॉलेज जब आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्किल अपने आप निकल के आएगी, ओके? तो नाउ इतनी डिटेलिंग बताने का रीजन मेरा यही है, अदरवाइज इंटीरियर के सिलेबस में हमारी इतनी डिटेलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ इंटीरियर के स्टूडेंट्स को लेके नहीं चल रही हूँ, इट इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके? In industry, wood joints are being the substitution for the new, quicker and the cheaper method of the fixing wood together. The commercial move towards flat pack furniture has encouraged the use of these components. Nails यानी कि जो कील्स होते हैं इनको हम डवटेल्स अगर शेप में लगाते हैं बट जॉइंट में, इज इट क्लियर? बट जॉइंट का है विदाउट एनी जॉइंट है, अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या करता है, जॉइंट को क्या देगा, स्ट्रॉन्गनेस देगा, ओके? जॉइंट को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। अगर हम डबटेल में क्या होता है वो तिरछी लगेगी, स्ट्रेट एक ही स्ट्रेट होगी, और उसमें डबटेल में अगर हमारा इस पोर्शन में लगेगा, इस तरह से पोर्शन में लगेगा तो क्या होगा, ये कॉर्नर्स ना, ये जो नेल्स होते हैं ये नेल्स इजीली रिमूव नहीं होंगे। अगर स्ट्रेट हम लगाएंगे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वुड में जितने भी स्टील के या आयरन के जो नेल्स होते हैं, कील्स होते हैं, कि आफ्टर सम टाइम अपने जॉइंट्स को लूज कर देते हैं, इज इट क्लियर? और अगर यही चीज आप फॉर एग्जांपल आप डोर ले लीजिए, ओके? डोर में आपके जो हिंजेस लगे होते हैं वहां आप वुडन नेल्स यूज ही नहीं कर सकते, आप बाउंडेड है, आपको वहां पर नेल्स यूज करने हैं, वो भी स्टील के या आयरन के। बट आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हैं कि 2, 3, 5 एज पर आपने जो भी मटेरियल यूज किया है, एज पर योर मटेरियल, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आपके जो डोर के जो हिंजेस होते हैं वो लूज हो जाते हैं। रीजन कि आपको वो जो नेल्स होते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं,
गैप बना देते हैं उसमें, तो आपको या तो हिंज की जगह चेंज करनी होती है या आपको नेल्स का साइज चेंज करना होता है। ओके, स्क्रूज का क्या है, नेल्स and screw up with the glue of improved joint strength, ये भी हमारे joint की strength को मजबूत बनाने के लिए यूज होते हैं। Screw is at the strongest when used across the grain. There are many types of screws, but the most popular are the cross head screw, as they are easier to fix in the hand or using an electrical screwdriver. ये जो hand screw, ये cross head screw जो होते हैं ना, मतलब जिसमें क्रॉस बना होता है, इस तरह का जो क्रॉस बना होता है, यानी कि प्लस का साइन आप इसको कह सकते हैं या क्रॉस कह सकते हैं। इन नेल्स को ज्यादातर यूज किया जाता है। रीजन क्या है, क्यों यूज किया जाता है? रीजन ये है कि ये आसानी से नेल्स को ना कसा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आपका जो इलेक्ट्रिकल स्क्रू होता है ना, आप उसके थ्रू भी इसको टाइट कर सकते हैं, खुद भी इसको कर सकते हैं। आप इसको कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जो सिंगल जो हमारा नेल होता है और जो हमारे स्क्रूज होते हैं, इनमें ये डिफरेंसेस है। क्रॉस स्क्रू वाले प्रेजेंट में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं आप, इजीली यू कैन यूज इट, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फ्लैट हेडेड स्क्रू आर काउंटर संक विद रन फ्लश विद द वुड, that means that the screw will need to not abuse to see. Screws are useful for fixing woods to woods or metal or plastic or to wood. ये जो स्क्रू होते हैं ये कॉमन स्क्रू होते हैं, चाहे आप प्लास्टिक में यूज कीजिए, चाहे मेटल में यूज कीजिए या वुड पर यूज कीजिए। बट ये क्रॉस वाले जो आप अगर देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो क्रॉस वाले स्क्रू होते हैं, ये आप कोई भी इलेक्ट्रिकल जो आपका सिंपल से स्क्रू ड्राइवर आता है जिससे 4 पिन वाला होता है, वो आपका यूज हो सकता है। नॉक डाउन फिटिंग्स क्या होती है? नॉक डाउन फिटिंग्स मैंने आपको कल भी बताई थी। ये स्पेशली आपके जो ड्रॉर्स वगैरह लगते हैं या आपके जो स्लैब्स लगते हैं, पार्टीशंस जो आप करते हैं, उनमें ये बोर्ड सा होता है, ब्लॉक जॉइंट होते हैं जिनको स्क्रू के थ्रू कस दिया जाता है और वो उसको ड्यूरेबिलिटीज देते हैं। वॉल में भी अगर हम लगाते हैं, मान लीजिए हमने कोई वॉल यूनिट लगाई है, ओके, वॉल यूनिट इन द, एक तो होती है वॉल यूनिट, कहेंगे कि एक तो बनी हुई वॉल यूनिट आती है, एक होता है कि नहीं हमें वॉल में शेल्फ लगानी है, तो वी कैन यूज दिस इजिली, हम उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हमें वो उसको हैंग करना है, तो हम इसका यूज करके इजिली उसको हैंग आउट कर सकते हैं। हम वॉल्स पे डिफरेंट शेल्फ का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। नॉक डाउन फिटिंग्स आर मेनली यूज्ड विद इन द फ्लैट पैक फर्नीचर फॉर द असेंबली बाय द यूजर। दे आर यूज्ड विद इन द किचन यूनिट्स और शेल्फ असेंबली फर्नीचर। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किचन की जो शेल्फ होती है और फर्नीचर होता है, उसमें आप इजीली यूज करें। नॉक डाउन fittings are often plastic fittings which can be joined together with one screw or bolt। ये screw और bolt के थ्रू कसे जाते हैं। A simple knockdown fitting is a block joint। इसको जो block joint, इस total जो knockdown fitting होती है, इसको block joint कहते हैं। Simply plastic blocks that cover the screw in different direction। Different direction में हम screw cover करके कर सकते हैं। ओके, आप इस देखिए, ये ब्लॉक, इसको कंप्लीट को ब्लॉक जॉइंट कहते हैं और ये स्क्रू से कस जाते हैं। ये हमारा एक वुडन का पीस है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जो भी डिजाइन, अगर सिंपल शेल्फ भी लगाना चाहते हैं वॉल में, यू कैन इजीली। नाउ अब आपने टूल्स के रिगार्डिंग आपने पढ़ा, आपने जॉइंट्स के रिगार्डिंग पढ़ा कि किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं। प्लस जॉइंट्स में हम जो नेल्स और स्क्रू एंड ब्लॉक्स जो हम यूज करते हैं, उनका अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, जो भी मटेरियल बनता है, दैट इज ड्यूरेबल, वो हमारा बहुत ड्यूरेबल होता है। इज इट क्लियर? इसका होता है स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन। स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट या इंडस्ट्रीज की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कि जो भी आइटम जो बनता है उसको हम किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, क्या डिमांड होती है, उसको किसके अकॉर्डिंग करना है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ऑल्दो यू ओनली द प्रोसीजर फॉर फाइनल प्रोडक्ट इन स्कूल, इन इंडस्ट्री, दे हैव द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन स्प्लिट इनटू द 5 कैटेगरी। जो हमारा जो स्कूल और इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है, यानी मान लीजिए आपके कोई स्कूल में अगर फर्नीचर वगैरह मंगाया जा रहा है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट की एक क्लास में कितना फर्नीचर की कितनी डिमांड है, और सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए सिर्फ ऑफिस के लिए फर्नीचर मंगाना है, टेबल मंगाना है, एक टेबल मंगाना है, तो उसका मटेरियल वो सॉरी रेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर मोर देन 1 यानी कि 10 है अगर टेबल्स है, मान लीजिए आपकी स्टूडेंट टेबल्स ही मंगाई गई हैं, जो एक टेबल मंगाई गई तो प्रोडक्शन इसका उसी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर
डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग, कॉस्टिंग उसकी कम और ज्यादा हो जाती है एज पर द प्रोडक्शन। तो ये है स्किल्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो हमारे कॉमर्शियल मतलब जो इंडस्ट्रियल जो है वो तो हमारा कॉमन ही है, बट कॉमर्शियल जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल्स को कॉमर्शियल प्रोडक्शन क्या होता है, क्विक प्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन, one of production, one product is made of a prototype. Batch production, a small quantity of the product is made to or more, up to 100. Mass production, a large number of the product is made on a production line. Many hundreds of the product could be made. This is often called repetitive flow production. मतलब एक प्रोडक्शन, एक मटेरियल जो मास प्रोडक्शन यानी कि अगेन एंड अगेन किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपने कोई बना के दिया है तो अगेन एंड अगेन वो प्रोडक्शन आपका मार्केट में डिमांड हो रहा है, तो दैट इज अ मास प्रोडक्शन। continuous production, many thousands of the product are made. The difference between this and mass manufacturing is that the continuous production is on 24 hours a day. Okay, just in one time production, जो प्रोडक्शन आपने फर्नीचर अपने रिक्वायरमेंट के, मान लीजिए आप अपना रेजिडेंशियल आपने अपना एक घर बनवाया है, आप उसमें अपने बेडरूम का जो फर्नीचर है वो आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं, और आपका जो है बेडरूम ड्राइंग आप टोटल फर्नीचर आपने अपने, तो वो आपकी खुद की डिजाइन है। मार्केट में जो डिजाइन अवेलेबल है, यू वांट टू चेंज समथिंग, उसमें आप कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके भी फर्नीचर को आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आज जितने भी वर्कशॉप्स है दे कैन सेल्फ मेड फर्नीचर्स, वो अपने जो डिजाइन होते हैं मेड करते हैं, यू कैन इजीली, आप उनको बस अपना, उनकी आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है एज पर द लेबर चार्ज और मटेरियल, और आप उसको कर सकते हैं। तो वो एक यूनिक वन टाइम प्रोडक्शन होता है कि वो आपका वन टाइम प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन अगर कंपनी को पसंद आता है वर्कशॉप में तो वो बना के रखता है, अदरवाइज वो आपका एक सिंगल प्रोडक्शन होता है, तो वो बनता है एक बार बना और आपके यहाँ चला गया। इंटीरियर डिजाइनिंग में मोस्टली इसी टाइप का प्रोडक्ट यूज, is it clear? Detailed production explanation क्या है, one of production, this is when the one production is made a particular time. This one of the product could be a prototype, one of a subject or a handmade object. Prototype are made of, see the product works before it goes into large scale production. One of production takes a long time and often means is expensive. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है जो वन टाइम प्रोडक्शन बनता है, इसीलिए इंटीरियर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि वन टाइम प्रोडक्शन होता है। A classic product could be a mobile phone prototype, one of the specialist product, handmade items, etc. Batch production क्या है? This is the one of the series of the product which are the indicated are made jointly in either large or small numbers. Once these products have been made, once more of the product may be made using the same equipment. This equipment includes the tools, molds, machinery, and labor. A classic product would be chair, newspaper, books, electrical product, etc. Mass production. Mass production involves the product going through the many stages of a production line. There are workers in the machine, certain stages along in the line that responsible for making the certain parts of the product. The means the product is often made over day or even weeks, depending how complicated it is. This product is often quite reasonable prices due to the large scale production techniques used. ये जो मास प्रोडक्शन में, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मास प्रोडक्शन यानी कि आपका कंटिन्यू आपका वो प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो इसमें जो आपका प्राइसेस होते हैं वो जस्ट लोअर भी हो जाते हैं ड्यू टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनने से जो मटेरियल जो खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल में भी एज पर टेक्निक में एक ही टेक्निक यूज हो रही है, बार बार चेंजेस नहीं करनी पड़ रही है, तो उससे जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाती है। However, it is a problem because it will stop the whole line of production. A classic product would be a car. The technique was first implemented by US automobiles pioneer Henry Ford in 1908 for the manufacture of the Model T Ford automobile. Okay. Continuous products क्या होता है? This is where products is continuously produced over a period of hours, day, week, or even years. The kind of product means the product will often quite reasonable price. A classic product would be screw, brake, sport products. प्रोडक्ट है यानी कि जिनकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। ये आप चाहे कैसा भी फर्नीचर बनवाएं, मास प्रोडक्शन में बनवाएं या आप लोअर प्रोडक्शन में बनवाएं, वन पीस में बनवाएं, एनीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट,
बट कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स में आपके आते हैं स्क्रू, ब्रेक्स, फूड प्रोडक्ट, आपके ये सारे जितने भी हैं आपकी ये तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी एज पर योर डिजाइन। ओके, इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है, ये तो बनता ही रहता है, इनकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट इन वन टाइम प्रोडक्शन, just in time production means that involves the arrivals of part at the exact time that they are required in the factory. This means that less storage space is needed at the factory, so saving space at the factory if the flow of parts is stopped or stop the production technique could be become a very costly। ये वन टाइम जो प्रोडक्शन होता है, जो मैं आपको बताया कि स्पेशली इंटीरियर्स वगैरह में यूज होता है, क्योंकि इंटीरियर में क्या होता है कि आप जो भी बहुत शौकीन होते हैं इंटीरियर करवाने के लिए, तो उनको लगता है कि हमारे सर में कुछ यूनिक सा होना चाहिए, तो वन टाइम प्रोडक्शन ही बनेगा, वन टाइम प्रोडक्शन बनेगा तो वो कॉस्टली होगा, इसीलिए इंटीरियर डिजाइनिंग का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। नाउ आज मैंने टुडे क्लास इज ओवर, टुडे हमने जो है टूल्स के रिगार्डिंग पढ़ा, इनके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पढ़ा कि इनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है मार्केट में, एंड हमारा जो आइसोमेट्रिक व्यूज जब हमें, आप कैसे जॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जॉइंट, आप फिगर के थ्रू देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा जॉइंट है। इज इट क्लियर? नाउ टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो कंटिन्यू द टॉपिक, हम कारपेंटरी जॉइंट को कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को। So now, thank you all of you to join my class. And if you have any query, please ask me. You can chat and raise your hand, please. If you have any query, please raise your hand. Otherwise, you chat it. आपको लेक्चर कैसा लगा? क्या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस लेक्चर में, या आगे जो मैं टॉपिक्स बताऊं मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट? मैं अनम्यूट कर दूं सभी को, प्लीज वन बाय वन आप पूछिएगा, बहुत ज्यादा हॉचपॉच मत कीजिएगा प्लीज। ओके, प्लीज आप अपने आप को हैंड अनम्यूट रेज करके करेंगे यू कैन उनको आस्क मी। कीजिए नहीं मैडम, जो यस हैंड रेज करें। सर, मैं हैंड रेस नहीं देख पा रही हूँ सर। सर मैंने चैटिंग खोल रखी है बट नोबडी हैंड रेस सर, हैंड रेस नहीं है इसमें सर। एनीबडी हैव अ हैंड रेस सर? टेल मी द नेम प्लीज सर। आई थिंक नो क्वेरीज, किसी भी की भी कोई क्वेरी नहीं है सर। Thank you all of you to join my class. Thank you so much all of you. Today we continue our class the same topic. Ronak sir, बोलिए। I think no query and nobody raise a hand. ओके मैम, ओके, Thank you so दिस thank you मीटिंग। so much. Thank you sir. Thank you all of you. Can I leave the class sir? Thank you to all of you to join my class. Thanks a lot. And I want to leave the class. Ronak sir, I want to leave my class.
è che